हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो करंट प्लस बेसिक पर दूसरी वीडियो होगी, जिसके तहत हम जो मुद्दे करंट में हैं उनका बेसिक आपको अच्छे से समझाएंगे, जिससे आपका कोई भी एग्जाम ना रुके। और यह जो हमारी क्लास है वो यूपीएससी के प्रीलिम्स के इसका साथ साथ आपका मेंस भी कवर करवाएगी। तो चलिए पहला टॉपिक देखिए, विवाह के लिए समान न्यूनतम आयु। अब इसे देखते हैं यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली और राजस्थान उच्च न्यायालयों में विवाह के लिए समान न्यूनतम उम्र घोषित करने के लंबित मामलों को अपने यहाँ ट्रांसफर करने की एक याचिका की जांच का फैसला लिया है। तो यह चर्चा में क्यों है, इसे दोबारा समझिए कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने दिल्ली और राजस्थान उच्च न्यायालयों के विवाह के लिए समान न्यूनतम उम्र घोषित करने के जो वहां लंबित मामले थे उनको अपने यहाँ ट्रांसफर करने की एक याचिका की जांच का फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु पर पुनर्विचार करने के लिए एक समिति भी बनाई है। इसके प्रमुख बिंदु देखिए आप। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली एक बेंच ने सुरक्षित लैंगिक न्याय, लैंगिक समानता और महिलाओं की गरिमा के लिए दायर याचिका पर सरकार को नोटिस जारी किया था। आपको हम वही पढ़ाएंगे जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ देखिए, शादी की न्यूनतम उम्र अभी तक महिलाओं के लिए कितनी है, 18 वर्ष, और पुरुषों के लिए 21 वर्ष निर्धारित है। सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 139A के तहत 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित समान या काफी हद तक समान कानून से जुड़े मामलों को अपने यहाँ स्थानांतरित करने की शक्ति है। तो इसे याद रखिए, अनुच्छेद ए किससे संबंधित है, या जो सर्वोच्च न्यायालय की लंबित मामलों को अपने यहाँ ट्रांसफर करने की शक्ति है वो किस अनुच्छेद के तहत है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से तैयार हो जाता है। यह तर्क दिया गया है कि विवाह के लिए अलग अलग उम्र मौलिक अधिकारों पर भारत की प्रतिबद्धता के खिलाफ है। तो आपको यहाँ क्या याद रखना है कि जो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 21 है, उन मौलिक अधिकारों का यहाँ उल्लंघन हो रहा है और महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने हेतु अभी समय पर भारत की प्रतिबद्धता जो है उस सब के खिलाफ है, जो यह मुद्दा है। अब आगे देखिए, भारत में विवाह से संबंधित वर्तमान कानून कौन कौन से हैं, ये भी तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर यह मुद्दा न्यूज में है। तो सबसे पहले देखिए, हिंदुओं के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955, लड़कियों हेतु विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और जो है लड़कों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित करता है। यह आयु कौन निर्धारित करता है, सबसे पहले है यहाँ हिंदू विवाह अधिनियम 1955। आगे देखिए, हालांकि जो बाल विवाह है गैर कानूनी नहीं है, यानी कानून में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि बाल विवाह गैर कानूनी है। नाबालिग के अनुरोध पर विवाह के समय अपराध को शून्य घोषित किया जा सकता है, यानी अगर नाबालिग जो है जिसका विवाह हो रहा है वह अनुरोध करे तो उसके अपराध को शून्य ही घोषित किया जा सकता है। इस पॉइंट को याद करिए। इस्लाम में यौवन प्राप्त करने वाले नाबालिग का विवाह वैध माना जाता है, यानी जो इस्लाम है यदि वहाँ कोई यौवन अगर नाबालिग भी है विवाह करता है तो उसे भी वैध माना जाता है। लड़कियों और लड़कों की जो शादी की न्यूनतम सम्मति आयु को विशेष विवाह अधिनियम 1955 और बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 है द्वारा भी क्रमशः 18 और 21 वर्ष ही निर्धारित किया गया है। दोबारा देखिए, जो 18 और 21 वर्ष है किस किस के द्वारा और निर्धारित की गई है विवाह के लिए उम्र। न्यूनतम सम्मति आयु है उसको क्या कहा जाता है, विशेष विवाह अधिनियम और बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत। आगे देखिए, लड़की और जो लड़का है दोनों को एक समान विवाह योग्य आयु का अधिकार। सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण, लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र बढ़ाना सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से लाभदायक है। यानी यहाँ क्या बात की जा रही है कि जो लड़की और लड़का है दोनों को एक समान विवाह योग्य आयु का अधिकार दे दिया जाए। तो उसके पक्ष में यहाँ क्या कहा जा रहा है कि लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र बढ़ाना सामाजिक और आर्थिक यानी दोनों रूपों से ही लाभदायक होगा, यानी वो समाज में भी अपना अच्छे से विकास कर पाएंगे और आर्थिक दृष्टिकोण से भी वो उन्नत हो सकेंगे यदि उनकी जो विवाह की उम्र है वो बढ़ा दी जाए। मातृ मृत्यु दर को कम करने में,
यानी एक परिपक्व उम्र के बाद यदि शादी होती है और लड़की माँ बनती है तो उसकी जो मृत्यु दर है वह कम हो सकती है। आगे है पोषण स्तर को सुधारने में, इससे महिलाओं को आजीविका, उच्च शिक्षा और आर्थिक प्रगति के नए अवसर प्राप्त होंगे। यानी यदि उनकी जो विवाह की उम्र है वो बढ़ जाएगी तो उनके आजीविका के अवसर भी बढ़ेंगे, उच्च शिक्षा ले सकेंगी वो, यानी छोटी उम्र में उनकी शादी नहीं कर पाएंगे, आर्थिक प्रगति के भी उनको नए अवसर प्राप्त होंगे। इस प्रकार एक अधिक समतावादी समाज का निर्माण हो सकता है। आगे देखिए, शादी की उम्र जो है बढ़ने से विवाह की उम्र अधिक हो जाएगी और इससे स्नातक करने वाली महिलाओं की संख्या में भी वृद्धि होगी, जिससे महिला श्रम शक्ति भागीदारी अनुपात में सुधार होगा। इसका यही मतलब है कि विवाह अच्छे, यानी जो विवाह है वो उनका ज्यादा उम्र में होगा तो वो शिक्षा भी अच्छी ले पाएंगी और इससे महिला श्रम शक्ति भागीदारी अनुपात में भी सुधार होगा। स्नातक करने वाली महिलाओं का प्रतिशत 9.8% के मौजूदा स्तर से कम 5 से 7% और बढ़ जाएगा। तो ये हमने पहला मुद्दा देख लिया है। अब दूसरा देखिए, यह है S-400 ट्रायम्फ मिसाइल प्रणाली के ऊपर। इसे देखिए चर्चा में क्यों है। जो S-400 ट्रायम्फ मिसाइल प्रणाली है के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भारतीय सैन्य विशेषज्ञों का पहला समूह जल्द ही मास्को जाएगा। यानी इस प्रणाली के प्रशिक्षण के लिए भारतीय सेना विशेषज्ञों का एक समूह मास्को जाएगा, यानी मास्को रूस जाएगा। तो यह मिसाइल प्रणाली किसकी है? रूस की। और हम इससे ले रहे हैं तो यह न्यूज में आया हुआ है। तो सबसे पहले इसका बेसिक क्या होगा? यहाँ रूस, हमें रूस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके चारों ओर समुद्र कौन से हैं, इसकी कौन सी झीलें हैं, इसके पर्वत, और यह किस किस देशों से घिरा हुआ है। आज हम आपको ये सब अच्छे से यहाँ करवाएंगे। तो चलिए इसका बेसिक देखते हैं। उससे पहले आप यहाँ इस मिसाइल प्रणाली के बारे में थोड़ा और जानिए। S-400 ट्रायम्फ रूस द्वारा डिजाइन की गई एक गतिशील और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। यह कैसी मिसाइल है? ये देखिए, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, यानी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जिसे आप सैम भी कहते हैं। यह विश्व में लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने में सक्षम मिसाइल है। कैसे है ये? MLR सेम, यानी मॉडर्न लॉन्ग रेंज मिसाइल है यह। तो यहाँ देखिए, लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने में सक्षम, परिचालन के लिए तैनात सबसे खतरनाक आधुनिक मिसाइल प्रणाली है। यानी क्या है? सबसे खतरनाक आधुनिक मिसाइल प्रणाली है यह, जिसे अमेरिका द्वारा विकसित टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम यानी थार्ड से भी बेहतर माना जाता है। ये देखिए, आपका एक और क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाता है, जो क्या है? थार्ड पूछ लेंगे आपको, ये किस देश से संबंधित है, तो इसे याद रखिएगा, ये अमेरिका से संबंधित विकसित प्रणाली है। और इसका पूरा नाम देखिए, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। और जो ये S-400 ट्रायम्फ मिसाइल है, यह इसी का विकल्प है जो हमने रूस से ली है। यह प्रणाली जो है 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर 400 किलोमीटर की सीमा के भीतर विमान, मानव रहित हवाई वाहन और बैलिस्टिक तथा क्रूज मिसाइलों सहित सभी प्रकार के हवाई लक्ष्यों को भेज सकती है। यहाँ बताया कि यह कितनी ऊंचाई तक? 30 किलोमीटर। और कितनी सीमा तक के लक्ष्यों को भेज सकती है? 400 किलोमीटर की सीमा के भीतर। किस किस को? यदि कोई विमान है, मानव रहित हवा वाहन है, या बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल है, इन सब को यह भेज सकती है। आगे देखिए, यह प्रणाली एक साथ 100 हवाई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकती है और उनमें से 6 को एक साथ लक्षित कर सकती है। कितने लक्ष्यों को ट्रैक कर सकती है? 100। और भेद कितने को सकती है? 6। तो अब हम रूस का जो बेसिक है वो आपको अच्छे से करवाते हैं। तो यहाँ देखिए, हम आपको करवाएंगे रूस। जो इम्पोर्टेंट होगा एग्जाम के लिए, हम केवल उसी को आपको पढ़ाएंगे। तो देखिए, दिसंबर 1991 में भूतपूर्व सोवियत संघ का विघटन हो गया, ये तो आप जानते ही है, और 15 नए राष्ट्रों का उदय हुआ। उन्हीं में से एक क्या है? रूस। लेकिन यह पूरे जो सोवियत संघ है उसके 76% हिस्से आज भी किसके अधीन है? रूस ही कहा गया है उस हिस्से को। आगे 3 बाल्टिक राज्यों, यहाँ बाल्टिक राज्य दिए गए हैं, उन्हें याद करिए आप। सबसे पहले एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया को छोड़कर शेष 12 राज्यों ने स्वतंत्र राज्यों का एक राष्ट्रकुल बना लिया। यानी इन 3 राज्यों को छोड़ दीजिए आप,
और जो 12 राज्य हैं उन्होंने क्या बना लिया, एक स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल, जिसे क्या कहा जाता है, CIS। और उसका मुख्यालय कहाँ है, आपसे पूछ लेगा इसका मुख्यालय कहाँ है। बेलारूस की जो राजधानी है मिन्स्क, मिन्स्क में इसका जो है मुख्यालय है। और इन देशों को याद करिए, इन देशों में कौन कौन है, रूस, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, फिर है किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान और मालडोवा, यूक्रेन तथा बेलारूस शामिल हैं। यानी जो ये CIS संगठन है इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, इन्हें एक बार और पढ़िए ताकि ये आपको याद हो जाए। रूस, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जॉर्जिया, फिर है आर्मेनिया, अजरबैजान, मालडोवा, यूक्रेन और बेलारूस। आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अब है जॉर्जिया, आर्मेनिया व अजरबैजान। देखिए इन तीनों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, काकेकस, काकेकस राज्य कहा जाता है। आपसे ये पूछा गया कि बताइए काकेकस राज्य कौन से हैं, तो वो कौन से हैं, जॉर्जिया, आर्मेनिया व अजरबैजान। पूर्व सोवियत संघ का 76% भूभाग अब भी रूस में है, ये हमने आपको शुरू में ही बता दिया था। यह 2 महाद्वीपों में जो है विश्व का विशालतम देश है, ये हम जानते हैं। अब देखिए आप इसकी पश्चिम में है, यह बाल्टिक सागर से, जो पश्चिम दिशा है उसमें क्या है, इसके बाल्टिक सागर। और जो बाल्टिक सागर से लेकर पूर्व में ये प्रशांत महासागर तक फैला हुआ है। कहां से कहां तक, बाल्टिक सागर से प्रशांत महासागर तक। और इसका फैलाव कितना है, 9000 किलोमीटर में इसका फैलाव है। यहाँ 11 समय क्षेत्र हैं। कितने टाइम जोन में इसको बांटा गया है, 11 टाइम जोन में इसको बांटा गया है। उत्तर में आर्कटिक महासागर से लेकर दक्षिण में काकेकस पर्वत श्रेणी के मध्य 4500 किलोमीटर की दूरी में इसका विस्तार है। यानी जो उत्तर से दक्षिण में है वो कितना है इसका, जो पूर्व से पश्चिम में है उसका आधा है, यानी वो 9000 किलोमीटर है, तो यह कितना है, 4000 किलोमीटर ही है। अब देखिए यूराल पर्वत, यूराल नदी और कैस्पियन सागर इस देश को यूरोपीय और एशियाई भागों में बांटते हैं। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो रूस को है, बताइए यूरोप और एशिया में कौन कौन सी चीजें बांटती है, तो कौन है, यूराल पर्वत, यूराल नदी और कैस्पियन सागर। आगे है काकेकस पर्वत रूस के दक्षिणी पश्चिमी भाग में काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच फैले हैं। जो वो काकेकस पर्वत है वो कहां से कहां तक फैले हैं, वो काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच फैले हैं। एल्ब्रूस रूस का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ये देखिए आपका अगला अच्छा क्वेश्चन, जो रूस का सबसे ऊंचा शिखर है वो कौन है, एल्ब्रूस रूस का सबसे ऊंचा शिखर है। और ये कहाँ है, यह काकेकस पर्वत में ही स्थित है। तो हमने इसे देख लिया, यह कहाँ स्थित है, काकेकस में ही स्थित है। अब देखिए ओब, येंसी, लीना, अमूर, वोल्गा और डोन इस देश की सबसे बड़ी नदियां हैं। दोबारा से देखिए नदियां कौन कौन सी, ओब, येंसी, लीना, अमूर, वोल्गा और डोन, इन्हें याद करिए। दोबारा से, डोन, वोल्गा, अमूर और येंसी इसकी सबसे बड़ी नदियां हैं। अब है लीना, पेचोरा, येंसी नदियां आर्कटिक महासागर में गिरती है। जो लीना है, पेचोरा, येंसी नदियां कहाँ गिरती हैं, आर्कटिक महासागर में। ये नदियां जो है जाड़े में जम जाती हैं। तो आगे देखते हैं हम, रूस के जो पश्चिमी मैदान है उसमें वोल्गा और डोन नदियों को डोन नहर में मिला दिया गया है। अब यहाँ देखिए आपको मैप में भी दिखा देते हैं, जो बाल्टिक सागर हैं ये है एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। इन्हें याद रखिएगा, ये कौन से सागर के देश कहे जाएंगे, बाल्टिक सागर के। और यहाँ देखिए जो CIS है उसका मुख्यालय कहाँ बताया था हमने, बेलारूस। ये देखिए आप यहाँ यूक्रेन, रूस, कजाकिस्तान, फिर है उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। यहाँ है जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। आप इन सब देशों की स्थिति को अच्छे से याद रखिएगा। अब हम आगे देखते हैं, यह मैदान उपजाऊ है। यहाँ किस मैदान की बात हो रही है, पश्चिमी जो साइबेरिया का मैदान है उसके बारे में बताया गया है। यहाँ इसे रूस का हृदय स्थल भी कहा जाता है। एक बार हम नदी और देख लेते हैं। ये देखिए डोन नदी आपको यहाँ मिलेगी, डोन नदी, ये रूस का मैदान है। इधर सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे श्वेत सागर, श्वेत सागर को याद रखिएगा। ये ऊपर है आर्कटिक महासागर, ये साइबेरिया की उच्च भूमि है
जो यहाँ का क्षेत्र है वो तो बर्फ से जमा ही रहता है, इसलिए यह उपजाऊ नहीं है, बल्कि इधर का मैदान क्या है, उपजाऊ है। ये है यहाँ अमूर नदी, जो रूस को चीन की सीमा का निर्धारण करते हुए दिखती है। कौन सी नदी है वो, अमूर नदी। यहाँ देखिए बेकाल झील मिलेगी आपको, जो विश्व की सबसे गहरी झील है। और यहाँ है कैस्पियन सागर झील, जो विश्व की सबसे बड़ी झील है। ये है खारे पानी की झील और बेकाल है मीठे पानी की झील, इन्हें भी याद रखिए। अब देखते हैं यहाँ पे जो काकेकश पर्वत है, ये देखिए काला सागर और जो कैस्पियन सागर है, जो झील है, उसके बीच में ही पड़ता है काकेकश पर्वत जो है। अब है यहाँ लेडोगा झील, ओनेगा झील, इन्हें भी देख लीजिए आप। यहाँ है ओन नदी। ये देखिए यूराल पर्वत, यूराल पर्वत ही है जो मतलब यूरोप को एशिया से, यानी रूस को यूरोप और एशिया में बांटता है, वो है यूराल पर्वत। ये देखिए यहाँ सीमा का निर्धारण करते हुए आपको यहाँ नजर आएगा। अब आगे देखते हैं, अमूर नदी रूस व चीन की सीमा बनाती है, ये हमने अभी अभी बताया आपको। हमने लेडोगा, ओनेगा और कैस्पियन सागर झील भी दिखाई। कैस्पियन सागर झील है जो विश्व की सबसे बड़ी और बेकाल सबसे गहरी झील है, ये हम दोबारा बता देते हैं आपको। कैस्पियन सागर कैसी है, खारे पानी की झील, और बेकाल मीठे पानी की झील है। अब है रूस की जलवायु में स्थानीय प्रभाव की प्रधानता है। उत्तरी भूभाग के ध्रुवीय प्रदेश के निकट पड़ने के कारण उत्तर की सर्द हवाओं का अंदर प्रवेश करने का मौका मिल जाता है। प्रशांत और अटलांटिक महासागरों की हवाएं भी भीतरी विस्तृत भूभाग में प्रभाव नहीं डाल पाती। अतः यहाँ कैसी जलवायु है, महाद्वीपीय जलवायु। ये आप याद रखिएगा, यहाँ कैसी जलवायु है, महाद्वीपीय जलवायु, न कि महासागरीय जलवायु। देश के यूरोपीय भाग में भूमध्य सागर का समताकारी प्रभाव पड़ता है। साइबेरिया में गर्मियों में वर्षा होती है, जबकि यूरोपीय भाग में सर्दियों में। पूरे देश में विशेषकर साइबेरिया में तो हिमपात ही होता रहता है। वर्षण की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। उत्तरी पूर्वी साइबेरिया में पर्याप्त वर्षा होती है। सबसे ज्यादा वर्षा देखिए आप कहाँ होती है, सबसे ज्यादा वर्षा होती है काकेकस पर्वत पर। और गेहूं, जई, राई, मक्का, चुकंदर और आलू यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। ये फसलें अधिकतर रूस के यूरोपीय मैदानों में उगाई जाती हैं और स्टेपी प्रदेश की उपजाऊ मिट्टी में गेहूं की खेती की जाती है। ये देखिए स्टेपी प्रदेश की उपजाऊ मिट्टी में किसकी खेती की जाती है, गेहूं की। तो इसका अर्थ हुआ जो स्टेपी प्रदेश है वो उपजाऊ है। स्टेपी प्रदेश का अधिकांश भाग यूक्रेन गणराज्य में चला गया है। साइबेरिया के सभी क्षेत्र खेती के लिए अयोग्य है, क्योंकि वहां तो बर्फ ही जमी रहती है। रूस के यूरोपीय भाग में विशेषकर मास्को के आसपास, कहाँ, मास्को के आसपास जो है दूध व्यवसाय अत्यधिक विकसित हो गया है। आगे देखिए लौह अयस्क यूराल पर्वत से लेकर, यानी जो यूराल पर्वत है उसके आसपास क्या मिलेगा आपको, लौह अयस्क। और यूराल में जो स्थित है मैग्नीटोगार्स्क उच्च गुणवत्ता युक्त लौह अयस्क के लिए प्रमुख खनन क्षेत्र है। रूस में शक्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है कोयला। अब आगे देखते हैं हम, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का मुख्य उत्पादन क्षेत्र वोल्गा, यूराल क्षेत्र, क्रीमिया का केकस क्षेत्र है और काला सागर के समीप का क्षेत्र भी है। अब देखिए विश्व में एकमात्र देश है जिसने साइबेरिया में गैस हाइड्रेट से मीथेन निकाला है। किससे, साइबेरिया में है वो स्थान है और गैस हाइड्रेट से मीथेन निकाला है। रूस ने साइबेरिया में जो है अंगास्कर्क में स्थित अंतर्राष्ट्रीय यूरेनियम संवर्धन केंद्र में विश्व का प्रथम परमाणु बैंक स्थापित किया है। इसे भी याद रखिएगा, जो रूस ने ही विश्व का प्रथम परमाणु बैंक बनाया है। लोहा और इस्पात उद्योग रूस का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। अब देखिए तुला को रूस का पीटर्सबर्ग कहा जाता है, किसको, तुला को। और इवानोवा को रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक फैला हुआ है। ठीक है। मास्को को 5 सागरों का पतन भी कहा जाता है। मास्को को 5 सागरों का पतन कहा जाता है। अब है मास्को देश की राजधानी है, ये आपको पता ही है, और ये सबसे बड़ा नगर भी है। रूस के जो कोला प्रायद्वीप में स्थित मुर्मुर्स्क उत्तरी ध्रुव सागर का एकमात्र पतन है जो वर्ष भर हिम से मुक्त रहता है। यानी जो रूस के कोला प्रायद्वीप में स्थित मुर्मुर्स्क पतन है वो वर्ष भर जो है हिम से मुक्त रहता है। इसके कारण उत्तरी अटलांटिक प्रवाह का उत्तरी फैलाव है, यानी जो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है उसका ही उत्तरी फैलाव है जो कारण है कि ये जो पतन है वो हिम से मुक्त रहता है, वरना बाकी सारी पतन जो है वो
ही हिमयुक्त हो जाते हैं। काला सागर, बाल्टिक सागर एवं प्रशांत महासागर के तट पर स्थित कुछ पत्तनों को हिम भंजक जलयानों द्वारा खुला रखा जाता है। तो हमने ये रूस का बेसिक कर लिया यहाँ। तो अब आगे देखिए। तो अब देखिए जो करंट में और इम्पोर्टेंट बातें रह गई थी उन्हें देखते हैं। हाल के वर्षों में भारत द्वारा इजराइल, अमेरिका और फ्रांस के साथ अनुबंधों के माध्यम से अपनी रक्षा आपूर्ति विकेंद्रीकृत करने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु रूस अभी भी एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। यानी हम इजराइल से, अमेरिका से और फ्रांस से भी जो है हथियार वगैरह लेते रहते हैं, लेकिन जो मुख्य आपूर्तिकर्ता है वो आज भी रूस ही है। इसे दोनों देशों के बीच हुए हालिया घटनाक्रमों के आधार पर समझा जा सकता है। यहाँ दिए हुए हैं कि हमारे और रूस के बीच क्या क्या आपूर्ति हो रही है। सिस्टमंस सेंटर द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार वर्तमान में भारतीय सेना सेवा में जो है 86% उपकरण, हथियार और प्लेटफॉर्म रूसी मूल के ही है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जो मुख्य है वो है रूस ही बना हुआ है। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ रह गई कि 2013-14 में रक्षा खरीद में आई गिरावट में सुधार कर लिया गया और काष्ठा के तहत प्रतिबंधों के बावजूद, यानी प्रतिबंधों के भय के बावजूद जो है S-400 हवाई रक्षा मिसाइल प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण सौदे की शुरुआत की गई है। तो इसे भी याद रखिएगा, जो ये काष्ठा है वो अमेरिका से संबंधित प्रतिबंध है, जिसके भय के बावजूद भी हमने रूस के साथ ही ये समझौता किया है। तो इस तरह से हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है और अगली वीडियो भी इसी तरह 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर होगी, जिसमें हम करंट के साथ साथ बेसिक भी कवर करवाएंगे। तो चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।